नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं आपका साथी डॉक्टर कुलदीप शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पौधे हैं, अगर मैं कहूं कि हम उनके मेहमान बनकर आए थे इस धरती पर तो गलत ना होगा, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में जब हमने आँख खोली थी तो हमारे चारों तरफ हरी भरी प्रकृति थी और ये प्रकृति आज भी हमारी दोस्त बनी हुई है। चाहे हमें भोजन के लिए इसकी आवश्यकता थी या फिर आवास के लिए आवश्यकता थी या फिर अन्य किसी जलावन लकड़ी के लिए आवश्यकता थी, लेकिन हमारी नादानी देखिए कि हमने अपने दोस्तों पर कुल्हाड़ा चलाया और वनों को साफ कर दिया। यही सोच है कि पौधों की रक्षा जीवन की सुरक्षा। हम इस विषय को लेकर के चल रहे हैं और आपको बता दें कि वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया जा रहा है। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और इस विषय पे चर्चा करने के जो मेरे साथ भाग ले रहे हैं, आइए आपसे उनका तारुफ करा देता हूँ। आप हैं डॉक्टर एस के मल्होत्रा साहब, जो कि कृषि आयुक्त यानी एग्रीकल्चर कमिश्नर भारत सरकार हैं, और आप हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, जो कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हरियाणा हैं। तो हम शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगा। मैं ये कहा जाता है कि जब पौधे हमारे साथ ही थे तो हमसे पहले ही पौधे आ चुके थे, तो आप क्या समझते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, इसमें बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, या फिर ठीक समय पर आया है, और ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या हकीकत है? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जो विश्व में है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि जो खाद्य ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है, खाद्य के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है, वो इस तरह के कई जो गंभीर मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है एक चर्चा का विषय बनाते हैं और पूरे विश्व में एक तरह की जो ग्लोबल अवेयरनेस है वो कैसे लाई जाए, उन सब मुख्य कार्य बिंदुओं को लेकर के नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो हर वर्ष एक नए वर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है। तो अभी जो ये साल चुना गया है 2020, तो इस साल में जो है हम इसको जो इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ कहा गया है। तो इस प्लांट हेल्थ में अवेयरनेस कैसे लाई जाए पूरे विश्व में, जिससे कि हम प्लांट हेल्थ को कैसे हम जो उसको सुरक्षा दे सके पौधे की। एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, जब मैं इस पर सारा चीज़ सर्च कर रहा था तो मुझे आपका नाम उसमें नज़र आया कि आपसे ही शुरुआत हुई थी इस विषय को लेकर के। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो है, इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने एफएओ की चर्चा की, तो एफएओ इस प्रकार के कई मुद्दों को चुनता है और विभिन्न विभिन्न जो देश हैं वो उस मुद्दे को लेकर के एफएओ की जो कमेटी होती है, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एफएओ काउंसिल, वहां पर उन मुद्दों का प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो मैं भी उस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और वहां जो है मुझे मौका मिला और उस चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। तो जब वहां पर ये प्रेजेंटेशन हो रहा था, इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ, इस ईयर को मनाने के लिए भारतवर्ष ने इसका समर्थन किया है, पुरजोर समर्थन किया। इसके बाद जो है भारत सरकार की तरफ से मैंने भी वहां पर प्रपोजल किया था इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो भी हमारे को उसका भी जो एक तरह की मैं कहता हूं अनुमोदन मिला है और 2023 हम लोगों को अलॉट हुआ है। इस प्रकार से इंटरनेशनल ईयर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मनाने के लिए 2021 अलॉट किया गया है। तो ये जो प्लांट हेल्थ का इंटरनेशनल ईयर चुना गया है, उसमें जो ये चुन करके सामने आया, जब वहाँ इसका जो एक विचार विमर्श चल रहा था कि इस पर क्यों करें, तो इस पर जो है बहुत सारे ऐसे चर्चा बिंदु निकल करके आए कि हमारी जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है वो आप देखेंगे कि उस प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में और दूसरा जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इन सब से जो है हमारी खाद्य सुरक्षा जुड़ी हुई है। तो खेती के साथ साथ जो प्लांट की जो एक बायोडाइवर्सिटी है वो भी थ्रेट में आई। हमारी बहुत सारी जैव विविधता, उसी जैव विविधता की तो अर्ली मैन ने उसकी पहचान की, यूज किया, हम भोजन में उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। लेकिन अब क्योंकि एक विकसित समय है और एक मॉडर्नाइजेशन है, हर जगह मशीनीकरण है, और इस युग में प्लांट हेल्थ को ये मान के चलते हैं कि वो जो सुरक्षा है वो एक प्रकार की एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। प्रश्न चिन्ह कैसे लगता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेट पे है, और अगर हमने पौधों को डोमेस्टिकेट किया है और खेती को हम आगे लेके आए हैं एक मॉडर्न रूप में, तो वहाँ पेस्टिसाइड का भी प्रयोग हो रहा है। तो पेस्टिसाइड के प्रयोग होने से कंटेमिनेशन भी होने लगा है, टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी आने लगे हैं। तो पौधों की सुरक्षा कैसे करें, हमारा वातावरण बदल रहा है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी क्लाइमेट वैगरीज आती हैं जो पौधों पर अफेक्ट करती हैं। प्लांट
हेल्थ पर जो है उसका असर पड़ता है। मैं सर इसमें जी आप ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जगदीश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी डॉक्टर मल्होत्रा साहब ने चर्चा की कि हमने कुछ पौधे सेग्रीगेट करके छांटे अपने मतलब के, जी, जी, जी। तो हम लौट के फिर मैं कहूँगा कि वन की ओर ही चलते हैं। जी, जी, जी। और वन आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि बेशक हमारी 33% हरियाली हम तक ना है, लेकिन फिर भी वनों में अभी भी वो अपार संपदा भरी हुई है जो कि हमारे लिए भोजन के लिए काम आएगी। जी, जी, जी। और उसी की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की बात कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर वनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल सही कहा। और मैं अपनी बात इन शब्दों से शुरू करता हूँ कि वृक्ष हैं दोस्त हमारे, जिंदगी चलती है इनके सहारे। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, बात चाहे पेट भराई की हो, रोटी की हो, कपड़े की हो, मकान की हो, रेशे की हो, दवा की हो, पर्यावरण सुधारने की हो, हवा की हो, पानी की हो, ये सब हमें पेड़ों से मिलता है, जंगलों से मिलता है। लेकिन दुख की बात है कि हरियाली बराबर हटती जा रही है। धरती के चेहरे से हरियाली बराबर हटती जा रही है, बास्थल छिन भिन्न होते जा रहे हैं। बिल्कुल हरियाली का घूंघट जो है बिल्कुल धरती से हट रहा है। जी हाँ, और धरती बराबर करा रही है। जी जी जी। और इस कराहती धरती पर मरहम लगाने की जरूरत है, खासकर जब हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कहर ढा रहा है पेड़ पौधों पर। तो देखिए, यदि हम ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर पाते हैं, पेड़ पौधों का स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ सकते हैं, पर्यावरण सुधार की ओर बढ़ सकते हैं, टिकाऊ विकास की ओर बढ़ सकते हैं। जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की बात है, हम सभी जानते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा की ओर बराबर अग्रसर होते जा रहे हैं। जी। लेकिन खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो 60% कैलोरीज हैं वो केवल 3 पौधों से आती हैं, और जो 80% जो कैलोरीज हैं वो केवल 15 से 20 प्रजातियों से आती हैं। और बात केवल कैलोरीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुद्दा तो यह है कि संतुलित आहार कैसे मिले। तो जो 15 प्रजातियां हैं या 3 प्रजातियां हैं, इनके ऊपर बराबर तलवार लटकी रहती है, पेस्ट की, इंसेक्ट्स की और अन्य चीज़ों की। लेकिन कुदरत की गोद में जंगलों में ऐसे 30,000 से 40,000 ऐसे पौधे हैं जिनको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल और अभी भी हम देखें तो हम बहुत से पौधे तो अभी छांट भी नहीं पाए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जगदीश जी और मल्होत्रा जी ने जिस तरीके से बताया कि ये आखिर हम इस वर्ष को मनाते क्यों हैं और क्यों मनाने की हमने इसकी शुरुआत की है। और जाहिर तौर पर एक बात है कि हमने ये भी जाना इस अंक में कि किस तरीके से जो पौधे हैं वो एक टिकाऊपन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको खासकर जंगलों की तरफ से। हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, फिलहाल हम रुकते हैं ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो पादप स्वास्थ्य वर्ष है वो क्यों मनाया जाता है, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर जगदीश जी इस पर काफ़ी चर्चा की। अब हम एक बात जो जगदीश जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चाहे इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो या फिर वनस्पति हो, भोजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य का आधार तभी होगा जब अच्छा खाएंगे। जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन, एक कश्मीरी शेख ने इस बात को अक्सर जो इस बात को दोहराया जाता है बहुत पहले कहा हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि पशुओं के लिए जिस तरीके से खान पान की आवश्यकता है, हमारे लिए आवश्यकता है, क्या पौधों के लिए भी पोषण की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं वो एक प्रकार का जो उसके जो
प्रोडक्टिव पार्ट है जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, जी जी, जिसका जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उसका एक फूड वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो उसमें भी वो न्यूट्रिशन प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, जो है जितने भी पोषक तत्व हैं उनका जो शोषण उससे करते हैं। शोषित होने के बाद उसका जो सिंक है, प्लांट्स दे आर द सिंक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो जब वो उनका सिंक है वो उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें भी जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो प्लांट हेल्थ है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट हेल्थ को न्यूट्रिशनली कैसे जो है मैनेज करें। इसके लिए हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और उसमें जो हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पौधों को उपलब्ध कराना जरूरी है। अभी हम आजकल जो बात करते हैं पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, भारत सरकार ने भी अभी पीछे पोषण सप्ताह भी मनाया, और पोषण सप्ताह में जो है बड़े जो जितने भी एक तरह से न्यूट्रिशनल फूड है उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो भारत सरकार का जो कृषि महकमा है वो भी जो है इनको प्रमोट कर रहा है कि पहले हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, अब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की पर आ गए हैं। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। तो न्यूट्रिशनल जो पार्ट है, एक तो ये हो गया कि उसका जो एक तो पहला जो बिंदु है, मैं वापस उस पर आगे बताना चाहता हूँ कि हम ऐसी वैरायटीज़ का चयन करें, उन वैरायटीज़ में जिसको बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बोलते हैं, जिनमें पहले से ही इनहेरिटेड कैरेक्टर है कि जिंक उसमें ज़्यादा है, आयरन अधिक है, कैल्शियम अधिक है, साथ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी करीब 134 किस्मों का विकास किया गया है। तो वो जो किस्में हैं अपने आप में उनमें एक गुण है जो कि एक प्रकार की जितने भी ये न्यूट्रिशनल पार्ट है, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है, उसको जो है कवर करके चलती हैं और एक तरह से उन जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंक करते हैं। लेकिन इसमें दूसरा आता है न्यूट्रिशन पर। जी पौधों को जो हम न्यूट्रिशन देंगे उससे भी जो है पौधे जो है सिंक करेंगे और वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है उसको पूरा करने के लिए जो एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको परंपरागत कृषि विकास योजना उसके तहत हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और उससे जो है बनेगा। तीसरा जो टाइप है, पहला मैंने बताया जेनेटिक कैरेक्टर जिसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इंप्रूव करेंगे, दूसरा न्यूट्रिशन से इंप्रूव करेंगे, तीसरा जो है इस प्रकार के उत्पाद अलग अलग बनाए जाते हैं जिसमें एक प्रकार की न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक है। ये आप ये सही कह रहे हैं, तीनों पोषण की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं और यही हमें कीट व्याधियों से लड़ने की एक क्षमता भी पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आपसे जगजीत जी एक बात मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कीट व्याधियों की बात हम करते हैं अक्सर, और ये कहते हैं कि फॉरेस्ट में तो भोजन के लिए भी आपने कुछ नहीं दिया हुआ, कम से कम यहाँ उर्वरक तो हम डाल रहे हैं और कीट की व्याधियों के कंट्रोल के लिए भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या जो फॉरेस्ट है जी जो वो केवल कीट व्याधियों ही उसके लिए खतरा है कि और भी बहुत कुछ है? जी पहले तो मैं पोषण की बात करूंगा, फिर कीट व्याधियों पे भी आऊंगा। जी देखिए, पेड़ तो पेड़ है, पौधा तो पौधा है, चाहे वो खेत में उग रहा हो चाहे जंगल में, पोषक तत्वों की उसको भी जरूरत पड़ती है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता। और हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, इस तरह से 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन हमने अभी खास तौर पर ये पाया है कि जंगलों में खासकर जो कोनिफरस फॉरेस्ट जो कि पहाड़ में उगते हैं, उनके लिए सोडियम एक बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट के रूप में उभर रहा है। इसी तरह से क्लोराइड जो कि मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। और हाल ही में हमें ये पता चला कि सिलिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि ज़मीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन किस तरह से पौधे इसको प्राप्त कर रहे हैं इसके पर शोध किए जा रहे हैं। जहाँ तक जंगलों की बात है, जंगलों में देखिए ये जो स्थिति है वो खेती से बिल्कुल भिन्न होती है। खेती में आप पौधे उगाते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और अन्न लेते हैं, फल लेते हैं। लेकिन जंगलों में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बाहर का कोई इंटरफेरेंस ना हो, बायोटिक इंटरफेरेंस ना हो। और यदि बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं है तो कुदरत में ऐसी शक्ति है कि जंगल में खुद ब खुद न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है और हमें बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ती है डालने की, और हमें डालने भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करना चाहिए। देखिए, खेती तो एक प्रजाति होती है, 2 मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, लेकिन जंगल में हज़ारों प्रजातियाँ होती हैं। यदि हम एक प्रजाति को फेवर कर रहे हैं तो दूसरी प्रजाति पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। इसलिए हम जंगल में देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे जो जैव विविधता है, जो हज़ारों प्रजातियां वहाँ उग रही हैं, वो अपने आप पनपती रहती हैं। इसमें सर एक बात और है कि जंगल में एक देखरेख और ये नहीं हो पाती कि कौन सा सैप्रोफिटिक प्लांट है या पैरासिटिक है। जैसे कि अमरबेल किसी पेड़ पर चढ़ गई तो पूरा तबाह कर दिया, लेंटिना ने अपना प्रकोप दिखाया तो सब कुछ खत्म हो गया। जी ना, इस तरीके की चीज़ें भी बड़ी जंगल में देखने की। जी हाँ। तो मानव उसको पादप स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित। जी हाँ। तो केवल कीट पतंगे ही
कीट पतंगा एक बड़ा मुद्दा नहीं है जंगल में। एक मुद्दा है, छोटा मुद्दा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मुद्दा है जंगल में वो मुद्दा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब इधर से उधर की तब्दीली जो हो रही है, बास्थल विनाश, बास्थल का पतन होना। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की जो तबादला जो है पेशे, नौकरी पेशे में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, तो निश्चित तौर पे जो उसके बच्चे जो हैं वो प्रभावित होते हैं, उनके पर स्टडी का असर पड़ता है। ठीक इसी तरह से जंगल में भी होता है। तो एक तो जो बास्थल जो विनाश है उसका पतन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी वजह से जो है जंगलों के पेड़ पौधों पर उनका स्वास्थ्य है उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। दूसरी बड़ी थ्रेट है वो है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, जिनको हम धावा बोलने वाली प्रजातियां कह सकते हैं, जो कि उस बास्थल की नहीं होती है, वो कहीं दूसरी जगह से आती है या विदेश से आती गतिविधियां हैं। जी हाँ, जी हाँ, एक प्रकार के आप आतंकी कह सकते हैं। उनके आ जाती हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, और जो लोकल प्रजाति हैं, देशज प्रजाति हैं, उनको धावा बोल के उनको तबाह कर देती हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देशज प्रजातियां फले फूलें। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज पौधों के स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा आग का है। जी हाँ, आग आप जानते हैं, वन आग तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ। मतलब आप इस पर क्या सोचते हैं कि मतलब जिस तरीके से वन आग होती है, क्या हमारे यहाँ भी जैसे जूम खेती के लिए भी इस तरीके का काम करते हैं? तो वन आग अपने आप में देखें तो जो एक लैंडस्केप बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि मैं इसको कृषि से जोड़ता हुआ बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वन में पौधे भी हैं, साथ में एक पूरा लैंडस्केप बोलते हैं हम लोग। उस लैंडस्केप में जो लैंडस्केप एग्रीकल्चर कहते हैं, लैंडस्केप प्लांट मैकेनिज्म बोलते हैं, तो उसमें पूरे लैंडस्केप में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का समावेश होता है जिसमें बीच बीच में खेती भी हो रही होती है, साथ में वन भी लगे हुए होते हैं, उसमें सुगंधीय पौधे भी हैं, कहीं कहीं सब्जियों की भी खेती हो रही है, फलों की भी खेती हो रही है। तो पूरा लैंडस्केप का ध्यान रखने की जरूरत है। इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल बैलेंस उसको बना करके रखने की जरूरत है, जिससे कि उसका प्रतिकूल प्रभाव जो पूरी जो हमारी वन संपदा है, पौध संपदा है, उस पर गलत असर ना पड़े, उसको हमें सेफ गार्ड करने की भी जरूरत है। और साथ साथ जो जैसे आग लगाने वाली बात है, जब आग लगती है तो बहुत सारी जगह नुकसान हर तरह से होता है। जो उसके अंदर जितने भी जीव जंतु, जो इकोलॉजी में, जो मैं ये कहूँगा कि उसका जो इकोलॉजिकल सेटअप है वो डिस्टर्ब होता है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे मित्र कीट हैं, मित्र पक्षी हैं, उनको भी नुकसान होता है। और इस तरह से पूरा लैंडस्केप का जो एक आर्किटेक्चर है वो बदलने लगता है, उस पर पूरा नुकसान होता है। जी, फ्लोरा एंड फौना जो है पूरा एक तरीके से प्रभावित होता है। जी, वातावरण में जो पोल्यूशन जाता है वो तो है ही है। वो तो है। जगदीश जी, इसमें एक बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने मित्र कीट की चर्चा की, लेकिन आपने झूम की बात की। हाँ, झूम जो है पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक, क्योंकि पहले तो उस जंगल का सफाया किया जाता है, बिल्कुल, और उसके बाद खेती की जाती है। नो डाउट जंगल में मिट्टी बहुत पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, और जो भी फसल होगी वहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि जब जंगल साफ किया जाता है तो जब बारिश होती है तो उस पे अथाह भूमि कटाव होता है, और इससे जो है जंगल की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की झूम होती है वो ज़्यादातर सरकारी जंगल, जी मतलब एक तरह से शिफ्टिंग है, वो भी शिफ्टिंग की कल्टीवेशन है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हम इन मुद्दों पर अब जो चर्चा हमने की है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो बात सबसे बड़ी यह है कि आम जो जन जागरूकता है और जो सरकार की मदद है वो अपने आप में अलग है। हम ऐसे विषयों पर आगे वाले अंक में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम रुकते हैं एक विराम के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक
के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष को लेकर के, और जो कि 2020 में मनाया जा रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपके पास फिर आना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर कि जैसे कि अभी तक हमने चर्चा की है, उसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि अगर हम पौधों को अच्छा पोषण देंगे तो जाहिर तौर पर हमको भी अच्छा वो मिलेगा। यानी कि पादप स्वस्थ, पादप की रक्षा करेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। ये जिस तरीके से हम विषय को लेकर के चले अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें और क्या समझते हैं? तो जो पादप सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप, जी। तो मैं इसको 3-4 पॉइंट्स में बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट आता है कि बहुत सारी हमारे पास ऐसी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है देश में, और उस बायोडाइवर्सिटी को सेफ गार्ड करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, तो उनका जो है हमें एक तरह से मेंटेन करने की जरूरत है, सुरक्षित करने की जरूरत है। ये तो एक एस्पेक्ट आ गया। दूसरा आ गया कि हम प्लांट हेल्थ के जरिए, अगर हम प्लांट हेल्थ मेंटेन करते हैं तो जो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है उसकी जो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का जो हिस्सा है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए नेशनल मिशन एक चलाया गया है जिसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसको हमने नया नाम दिया है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिशन। मैं उस मिशन को देखता हूं तो उसमें जो हमने पोषण का एस्पेक्ट भी साथ में डाल दिया है। इसी तरह से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को भी साथ लेकर के चले हैं, जिससे कि हम पौधों की जो सुरक्षा है वो कैसे करें, प्लांट का हेल्थ कैसे मैनेज करें। इसके साथ जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके माध्यम से भी हम जो है उसको आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पौधों की जो हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन करें। और साथ में जैसे आप अभी जूम खेती की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी उस इश्यू को लेकर के चलते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से हम पौधों का जो स्वास्थ्य है बायो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, और इसी तरह से हमारे पास जो सब मिशन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन है उसमें जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट हैं, जो नेचुरल तरीके हैं, उनसे हम कैसे पौधों की सुरक्षा करते हैं बायो पेस्टिसाइड के माध्यम से, उनका जो समावेश साथ में किया उसको प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ में। तो बायो सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि पौधों की हेल्थ एक सस्टेनेबल रूप में बनी रहे। पौधों से जो है एक प्रकार का जो हमें ये कहेंगे कि खाद्य जो है वो कैसे मिलता रहे, उसको पूरा करने के लिए जो है बहुत सारे ऐसे हमारी योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन भारत सरकार कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जगदीश जी। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कीट व्याधियों को लेकर के बात कर रहे थे, मैं एक बात इसमें जानना आपसे चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त कीट हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, अगर वो पॉलिनेटर्स इफेक्ट हो गए तो जाहिर तौर पर बहुत सी तो प्रजातियां ही लुप्त हो जाएंगी। एक जमाना ऐसा आएगा कि हमें पता भी नहीं होगा कि कौन सी प्रजाति। बढ़िया सवाल। और देखिए जब हम पेड़ पौधों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनकी सेहत की बात करते हैं, तो उनके जो सहजीव हैं, एसोसिएटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसमें प्रमुखता से मधुमक्खियों का नाम और तितलियों का नाम लिया जा सकता है। देखिए ऐसा है, अनुमान है कि इस दुनिया में 2 लाख से 2.5 लाख पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जी। और इतनी ही जो है अभी डिस्क्राइब की जानी है। आउट ऑफ 2,50,000 प्लांट्स, 2 लाख प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय हनी बीज। अब देखिए यदि बहुत बड़ा इशू है। और यदि इस धरती से मधुमक्खी लुप्त हो जाती है तो क्या होगा आप भली भांति जान सकते हैं। बिल्कुल। एक आइंस्टीन हम जानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा था कि इफ बीज डिसअपीयर ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, ह्यूमन बींग्स विल हैव ओनली 4.5 years ऑफ लाइफ लेफ्ट। यदि इस धरती से यदि मधुमक्खियां लुप्त हो जाती हैं तो इस धरती पर जीवन की गाड़ी 4.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। गनीमत लुप्त नहीं हुई है। जी हाँ। खासकर जो हो देखिए खेती में भी जहाँ तक मेरी जानकारी है मल्होत्रा जी, अभी हमें ये पता नहीं है कि कौन सी फसल जो है किस पॉलिनेटर द्वारा पॉलिनेट की जाती है। और जंगलों में तो बहुत पीछे है क्योंकि ये लंबा अरसा लगता है पेड़ पौधों के लिए। और कौन सी झाड़, कौन सा श्रब मधुमक्खियों द्वारा या किस पॉलिनेटर द्वारा पॉलिनेट किया जाता है हम नहीं जानते हैं। शायद उस पॉलिनेटर को भी हम नहीं जानते, पॉलिनेटर नहीं जानते हैं। और पॉलिनेटर की जरूरी है पेड़ पौधों। मैं यहाँ थोड़ी जानकारी जरूर दे देना चाहूँगा क्योंकि जो पॉलिनेटर्स हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर्स हैं जिनका बड़ा अहम योगदान है। और इसके लिए भारत सरकार ने नया मिशन शुरू किया है जिसको हम नेशनल बी मिशन कहते हैं। इस नेशनल बी मिशन के माध्यम से हम इन पॉलिनेटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। इस पॉलिनेटर्स का योगदान बड़ा अहम है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो सीड की सेटिंग ही नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोग पॉलिनेशन को महत्व दे रहे हैं और नेशनल बी मिशन के माध्यम से इसमें जो है करीब 1.5 से 2 गुना उपज बढ़ जाती है अगर हम बी कॉलोनीज को जो है खेत में रख देते हैं। और इसमें इसके लिए सारे मापदंड बना दिए गए हैं और सब जगह इसके पूरे इवन कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो होते हैं बी मिशन के लिए, कोई बॉक्सेस लेना चाहता है किराए पर, उसका भी प्रावधान जो है हमने उसमें रखा है। और इसमें बी मिशन के तहत ना केवल हनी मिलेगा, हनी के साथ साथ जो है बहुत सारे अन्य उत्पाद जो है
वो भी जो एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में सामने आएंगे। और एनवायरमेंटल सर्विसेज, पॉलिनेशन सर्विसेज जो एक प्रकार की मधुमक्खियां प्रोवाइड करती हैं, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं इसमें कर सर मैं सकते। एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ सरकार का ही इसमें वो नहीं है कि सरकार को ही करना है तभी कुछ आगे चीज़ बढ़ेगी। क्या जन जागरूकता हमारी अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? हमारी भी जिम्मेवारी बनती जी, है। जी, जी। और इसके लिए जो जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि जितने भी ये हमारे पॉलिनेटर्स हैं, इनको हमें सेफ गार्ड करने की जरूरत है। जी, जी। और जितनी भी हमारी ग्रीन केमिस्ट्रीज है, हाँ। ग्रीन केमिस्ट्री में वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हम अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्रीज का मतलब है जो सुरक्षित है, जी, जो जी। पॉलिनेटर्स के लिए सुरक्षित जो पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग किया जाए। और इसके अलावा जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको प्रयोग करें। हाँ। और ऐसी जो है बहुत सारी बायो पेस्टिसाइड की विधियां हैं जो अपने आप में पॉलिनेटर के लिए बहुत सारी सुरक्षित हैं। उन विधियों को अपना करके जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से हमें जो है अपनी इकोलॉजी को सेफ रखना है, हमें अपने खाद्य को सेफ रखना है, जिससे कि एक प्लांट हेल्थ सिस्टम जो है मैनेज विकसित हुआ और विकसित रहे। बिल्कुल। और जो यूनाइटेड नेशन का एफर्ट है कि हम जो है पूरे विश्व में इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ मनाएं, वो रियल सेंस में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। जी, जी। जितने सभी मुद्दे हैं उनको बहुत साथ जरूरी लेकर है। के चलने जी, की जी। जरूरत है। जगदीश जी, और थोड़ा सा मैं जी, इसमें जी। ऐड करना चाहूंगा। हाँ, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये कोई त्योहार मनाने जैसा तो है जी, नहीं। ये तो पूरा साल ही मनाना पूरे के होगा। पूरे पूरा साल, साल और बल्कि मैं कहता हूँ बिल्कुल, साल दर साल मनाने वाली अच्छा, बात एक चीज और भी है, जी, जब जी, भी जी। कोई साल मनाया जाता है, जी, जी, जी। उसके बाद उसकी एक तिथि भी फिक्स की जाती है, हाँ। जिसको हर वर्ष उसको लेकर के उसको उस तिथि पहले में जो है क्या प्लांट कुछ हेल्थ हुआ? के लिए आगे जी, भी उसको जी, लेकर जी, के जी, चलते हैं। जी, आप ये कुछ कह रहे यूनाइटेड मैं नेशन ये का कहना चाह रहा जी, था जी, कि जी। पॉलिनेशन की बात जब चल रही है तो ये हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। और विदिन मधुमक्खियों को भी हमने बचाना है। देखिए 4 प्रजातियां हैं, एपिस डोर्सेटा, एपिस सराना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, जी, जी। एपिस मेलिफेरा, जी, जो जी। भारत सरकार जिस पर ज्यादा जोर दे रही है जी, वो मेरे जी, ख्याल जी। में एपिस मेलिफेरा होगा, हाँ। जिसको इटालियन बी बोलते हैं। देखिए इन मधुमक्खियों का पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा रोल है। कैसे है? जो बड़ी मधुमक्खी है वो बड़े फूल सेलेक्ट करती है। जो सबसे छोटी है एपिस फ्लोरिया, वो छोटे पे जाती है। आप देखना जैसे धनिया है, धनिया पे आप देखिए कि धनिया का जो फूल छोटा होता है और उस पे जो है बड़ी मधुमक्खी का वो भार सहन नहीं कर पाता। जी। इसी तरह से शुगर कंटेंट पे वेरी करता है। यदि फ्लावर में शुगर कंटेंट 60 से 65% है तो वो बड़ी मधुमक्खी आएगी। आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस पर और भी चर्चा इसके थोड़ा करते सा और 2 जी, जी। सेकंड और मैं जी, जी। देना चाहूँगा। जी। इससे सिवाय मधुमक्खी सिवाय जो मोथ्स हैं, अभी रिसेंटली ये रिसर्च आई है कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर जंगली पेड़ पौधों को पॉलिनेट करने में। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो डॉक्टर जगदीश जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मल्होत्रा जी, निश्चित तौर पर सरकार की योजना, सरकार के काम सराहनीय है। आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? हम चाहेंगे कि आप अपने विचार, सुझाव जो आपको इस विषय को लेकर के आते हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य है, पादप स्वास्थ्य, वो कितना महत्वपूर्ण है और पूरे वर्ष इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हम चाहेंगे कि आप अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बल्कि इस विषय को और भी अधिक समृद्ध कर सकें। हमारा पता नीचे लिखा हुआ पता है, इस पर आप अपने सुझाव भेजिएगा। और हाँ, इसी के साथ हम चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करना। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।